हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 44 है। इससे पहले के आपके 43 लेक्चर्स प्लेलिस्ट में एडेड हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट सेकंड चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर। यानी कि इसके बाद आपका बस एक चैप्टर और रह जाएगा, फिर ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। इससे पहले हम डाई, जो सिंथेटिक डाई है, वो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक का पूरा एक चैप्टर था, 4 दिन का चैप्टर था, जो आपको आशा करती हूँ आप सभी ने देखा होगा उसमें। तो आज हम इसमें बात करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। इनोलेट्स के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे इस चैप्टर में हम। तो इसमें सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बारे में। इसमें क्या है, एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना बहुत जरूरी है और उस ग्रुप के बेसिस पर ही हम सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करते चलेंगे। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 4 से 5 आपके डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनके थ्रू आपको क्या करने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा होता है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मैं आपको बता दूं, वो मिथाइलिन ग्रुप यानी कि CH2 ग्रुप। मिथाइलिन आपका CH2 ग्रुप ही तो होता है, जिसमें CH2 ग्रुप दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से घिरा हो, वो आपका कहा जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। समझ में आ गई बात? जिसमें CH2 ग्रुप दोनों दिशाओं से, दोनों तरफ से, आगे से भी और पीछे से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ, तो उनको अगर घिरा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इसका मतलब क्या है, मिथाइलिन ग्रुप दोनों तरफ से एक्टिव है। वहीं अगर हम क्या कहें, अगर हम ये कहें कि मान लीजिए आपका CH2 ग्रुप एक डायरेक्शन से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं कहा जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपका कोई भी CH2 ग्रुप दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ग्रुप से जुड़ा होगा, वो भी आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आशा करती हूँ आप सभी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, फिर इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लक्षणों के बारे में बताएंगे। ठीक है, नोट करिए। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिखिए इसके अंदर, द मिथाइलिन ग्रुप, द मिथाइलिन ग्रुप और CH2 group, CH2 group, which is surrounded by, which is surrounded by, which is surrounded by electron withdrawing group, which is surrounded by electron withdrawing group, उसे क्या कहा जाता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है, which is surrounded by electron withdrawing group, withdrawing group, electron withdrawing group is known as, कोमा लगाकर लिखेंगे, is known as active methylene group, known as active methylene group, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो और एक चीज, ये जो आपके इस टाइप के ग्रुप होते हैं यानी कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होते हैं, ये आपके सारी केमिकल रिएक्शन, वे केमिकल रिएक्शन जो फंक्शनल ग्रुप वाली होती है, उन सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है। लिखिए इसमें, इट विल पार्टिसिपेट इन, इट विल पार्टिसिपेट, it will participate in chemical reactions like functional group, in chemical reactions like functional group, reactions like
फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल, लाइक फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। एग्जाम्पल, किस टाइप के ग्रुप एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहे जा सकते हैं आपके? ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है CH3CO, और यहाँ पर आपका CH2, और दूसरी साइड भी यही ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आपके -I ग्रुप होते हैं। -I ग्रुप वो ग्रुप कहे जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो ग्रुप होगा इसको हम कहेंगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। समझ में आ गई इतनी बात? दूसरा एग्जांपल, अगर दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, एक तरफ ये जुड़ गया CH3CO CH2, दूसरी तरफ क्या जुड़ जाए, दूसरी तरफ अगर आपका इस तरह से COO ग्रुप जुड़ जाए, ये भी आपका, तब भी ये क्या रहेगा, तब भी आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप रहेगा, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। वहीं अगर ग्रुप कुछ अलग डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट हो, अगर दोनों तरीके से ये ग्रुप, कोई जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही दिया जाए, ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, CH2 इससे जुड़ा हुआ है COO C2H5, इससे यहाँ जुड़ा हुआ है COO, हाँ दिख रहा है C2H5। तो इस कंडीशन में ये भी आपका एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। समझ में आगे बात? अब इसके बाद पहले से नोट करिए, नोट करिए पहले से, मैं आपको इसकी कंडीशन भी बता देती हूँ। अगर मान लीजिए एक तरफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दूसरी तरफ नहीं है, तो आपका क्या कहा जाएगा, वो इनएक्टिव होगा, या फिर नॉन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का पार्ट नहीं कहा जाएगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, या फिर आपका बेस्ट ऑप्शन आपके पास होता है, आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसको रफ कर रहे हैं। वे ग्रुप जो किसी भी साइड से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से ना जुड़े हों, वो नॉन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहे जाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए, CH3 CH2 CH3, ये देखिए ये आपका +I ग्रुप होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता है। तो इस टाइम पर ये जो आपका होगा ये नॉन एक्टिव ग्रुप होगा, नॉन एक्टिव ग्रुप होगा। दोनों तरफ +I ग्रुप है, नॉन एक्टिव ग्रुप। वहीं इस तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, CH3 CH2, ये इस टाइप का ग्रुप अगर आपका हो, इस टाइप का ग्रुप अगर आपका हो C2H5 या CH3, ये भी आपका, ये देखिए ये -I ग्रुप है, ये +I ग्रुप है, ये तब भी आपका नॉन एक्टिव ही कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ मैं आपको। इस टॉपिक को, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है इसको आज ही कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हमारे इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको केमिकल कंपाउंड्स बताए हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स जो हैं आपके इसमें दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम नोट करिए पहले इसको। आशा करती हूँ आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक या अभिलक्षण जिसको हम बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट क्या कहा जाएगा कि आपका जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होते हैं ये आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं और डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना लेते हैं। तो लिखिए इसमें आगे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, दीज reacts with strong base and form dye substituted products, it means that
they are acidic in nature, are acidic in nature, प्रकृति में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। दूसरा पॉइंट, these groups here, these compounds will represent keto and enol form. These compounds will exist in keto and enol form. It means that they represent tautomerism. देखिए इसमें these compounds exist in keto and enol form. Enol form, it means that full stop लगा कर लिखेगा, it means that they represents tautomerism. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कंपाउंड होते हैं ये आपके एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना लेते हैं। लिखिए इसमें दीज कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद कार्बोनिल कंपाउंड, these compounds reacts with carbonyl compounds and gives unsaturated compounds, या and form unsaturated compounds. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जैसे आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लेते हैं ये इस तरह से CO ग्रुप वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं कार्बोनिल कंपाउंड, और क्या ले लेते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ले लेते हैं। ये आपका आ गया यहाँ पर CH2, ये आपका किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसका H2 ले लेता है और यहाँ से H2 रिमूव हो जाता है और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड मिल जाता है। ये आपका इस तरह से ही आपके जितने भी ग्रुप होते हैं ये रिएक्ट करते हैं। अब इसके बाद में क्या बताऊंगी, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर एक एविडेंस देने वाली हूँ, मतलब ये एसिडिक नेचर और टॉटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम एविडेंस की बात करेंगे। अब देखिए एसिडिक नेचर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू और टॉटोमेरिज्म रिप्रेजेंट भी करेंगे इसका हम, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू और रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, दोनों के थ्रू हम इसकी एसिडिक नेचर को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे हम एविडेंस इन सपोर्ट टू एसिडिक नेचर, एविडेंसेस इन सपोर्ट टू एसिडिक नेचर। सबसे पहले बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट साथ साथ लिखेंगे और समझते चलेंगे। तो देखिए जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप AMG इज सराउंडेड बाय -I ग्रुप, इज सराउंडेड बाय -I ग्रुप, जिसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, which pulls इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या फिर विच डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन CH2 ग्रुप। अब देखें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, CH2 ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए जो आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होते हैं ये H+ आयन यानी कि प्रोटॉन्स को डोनेट कर देते हैं और अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, डोनेट करने के बाद एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं और अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो विच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन CH2 ग्रुप। आगे लिखिए इसमें फुल स्टॉप, टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
to maintain electron density, they donate proton or H plus ion or proton, H plus ion or proton. Due to this fact, या फिर ऐसे लिखिए, दे डोनेट्स H प्लस आयन और प्रोटॉन, हाँ ऐसे लिखिए, ड्यू टू दिस फैक्ट दे या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स आर एसिडिक इन नेचर। ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, नोट करिए। एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हमारा CH3CO ग्रुप है, ये CH2 और ये आपका ये ग्रुप आ गया, ये आपके क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा एरो किधर लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में ये H प्लस आयन को क्या कर देगा, H प्लस आयन को डोनेट कर देगा, और H प्लस आयन को डोनेट करके H पॉजिटिव बना लेगा। यहाँ पर क्या बना लेगा, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है, H प्लस आयन को डोनेट करने के बाद अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करके रखेगा। अब देखिए डोनेशन होता किस तरह से, ये आपके कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं, CH, ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर क्या होगी, मेंटेन रहेगी। क्लियर है। अब इसके बाद बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की, पहले आप इसको नोट करिए। रेजोनेंस इफेक्ट बिल्कुल इसी तरह से समझा जा सकता है कि H प्लस आयन को डोनेट करने के बाद, या फिर प्रोटॉन आसानी से बनाने के बाद ये आपका क्या बनाता है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करके रखता है और कार्बन आयन बनाता है, और जो कार्बन आयन होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड होता है। नेक्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट लिखिए इसमें, नेक्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट। इसके अंदर लिखेंगे आफ्टर डोनेशन ऑफ H प्लस आयन, आफ्टर डोनेशन ऑफ H प्लस आयन और प्रोटॉन easily they will form carbon ions, they will form carbon ions which is resonance stabilized, यहाँ पर आप देखेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है या फिर कॉन्जुगेशन में होता है। अब देखें सिंगल चार्ज, सिंगल बॉन्ड्स रेजोनेंस में है, स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल चार्ज प्रेजेंट है, तो यानी कि इसका मतलब ये भी एक रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, H प्लस आयन डोनेट करके एसिडिक नेचर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों एविडेंस हमने दिए हैं किसको लेकर, इसकी एसिडिक नेचर को लेकर। तो इसका मतलब क्या है, CH2 क्या करता है, H प्लस आयन को डोनेट कर देता है अपने आप पर चार्ज डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए। अब इसके बाद मैं आपको इसकी टोटोमेरिज्म बताती हूँ। टोटोमेरिज्म क्या है और कीटोइनॉल फॉर्म किस तरह से बनती है, उसको लेकर एग्जांपल्स भी करेंगे। पहले आप क्या करिए, आप रेजोनेंस इफेक्ट को नोट डाउन कर लीजिए। आशा करती हूँ आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसमें हम बात करेंगे टोटोमेरिक फॉर्म के बारे में। टोटोमेरिक फॉर्म, अब हम ये जानते हैं कि आपके जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होते हैं कीटो और इनॉल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके पास CO ग्रुप भी होगा और एक अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, तभी तो ये कीटो इनॉल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। लिखिए इसके अंदर, these compounds have C double bond O group and active methylene group and
अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप, एंड अल्फा हाइड्रोजन, एंड अल्फा हाइड्रोजन, एंड अल्फा हाइड्रोजन atom. That's why alpha hydrogen atom, that's why they represents, that's why they represent, या they exist in both forms, they exist in keto and enol form, कीटो एंड इनॉल फॉर्म। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हम ले लेते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर, जो आपका क्या होता है, जो आपका होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5, ये होता है आपका एसिटो एसिटिक एस्टर, और ये इसकी कीटो फॉर्म है, ये इसकी कीटो फॉर्म है। अब जब हम आगे रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन कुछ होती इस तरह की है कि ये जो आपके डबल बॉन्ड है ये आपका ब्रेक होता है, ये आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर नेगेटिव। अब देखिए कंडीशन क्या है, CO ग्रुप प्रेजेंट है और अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन एटम होता है जहां पर आपके फंक्शनल ग्रुप के पास वाला हाइड्रोजन ग्रुप लिए होता है। अब देखिए एक अल्फा हाइड्रोजन ये है और एक अल्फा हाइड्रोजन ये है। अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है, यहाँ पर आपका CH2 ग्रुप के पास जो हाइड्रोजन होता है वो रिमूव होता है। अब उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है कि ये जो ग्रुप आपका हाइड्रोजन लेता है ये उस हाइड्रोजन से लेता है जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन की कमी होती है। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, तो ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से लेगा, ये गरीब को और गरीब बना देगा, पुअर बिकम्स पुअरर। तो इस टाइम पर यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर पार्शियली कैसे बनता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव बनता है। तो इस कंडीशन में ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं, ये बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड होता है इधर चला जाता है। देखिए ये जो शो कर रहा है ये बॉन्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाता है। इस टाइम पर एक H यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड OH CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CO C2H5, ये बन गई इसकी इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हो गई इनॉल फॉर्म, नोट करिए। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ इसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कि आपकी स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों में से कौन सी स्टेबल होती है। अगर आपने एग्जांपल नोट डाउन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इन फॉर्म में से स्टेबल कौन सी होती है। तो देखिए जो आपके मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए आपकी जो कीटो फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में कीटो फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अब देखिए स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, वही जिसको तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, वही स्टेबल होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप क्या करें, एक लकड़ी का वो बनाए, नाव बनाए, तो उसमें आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे वो डूबनी नहीं चाहिए, यानी कि वो स्टेबल होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, जो वजन में हल्की भी हो और मजबूत भी हो, उन लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से आपकी जो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनकी कीटो फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब वो मजबूत होती है। क्यों होती है, उसका एक रीजन ये है कि इसमें आपका देखिए कीटो फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और मोनोकार्बोनिल कंपाउंड की इनॉल फॉर्म में कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मोनोकार्बोनिल कंपाउंड तो नहीं है, ये आपका डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। अब इसमें आप जैसे मान लीजिए आपका मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे इस तरह से मान लो ये आपका CH3 ये है आपका इस तरह से। अभी से हम सिर्फ अज्यूम करके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी यही ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर CO ग्रुप प्रेजेंट है कीटो फॉर्म में, वही इनॉल C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है कीटो में, C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है इनॉल में। अब देखिए कीटो फॉर्म में
कीटो फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। तो इस कंडीशन में मोनोकार्बोनिल कंपाउंड की इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये चीज हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इन मोनोकार्बोनिल compounds enol form is stable then नहीं, कीटो फॉर्म इज स्टेबल देन इनॉल, ठीक है। और डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स में, इन डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स, मैं इनका रीजन नहीं लिखा रही हूं क्योंकि मैंने अभी आपको रीजन बता दिया है, अगर आप चाहते हैं तो खुद लिख सकते हैं। इन डाइकार्बोनिल कंपाउंड इनॉल फॉर्म इज स्टेबल देन कीटो फॉर्म। अब देखिए इसका रीजन बताती हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, वही पहले वाला ग्रुप ले लेते हैं C2H5, और यहाँ पर भी आपका COO C2H5। मैं आपको इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ पर ऐसे। अब देखिए यहाँ पर इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं होती है। अब देखिए जैसे आपके यहाँ पर क्या है, मोनोकार्बोनिल की जगह डाइकार्बोनिल कंपाउंड में होते हैं। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड दोनों तरफ से आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं, एक एक हाइड्रोजन दोनों लेकर फुर हो जाते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं इनॉल फॉर्म में क्या होता है। इनॉल फॉर्म में इस टाइप से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो बॉन्डिंग कैसी होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण इनॉल फॉर्म क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। आशा करती हूँ आप सभी को ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देखिए ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम आने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए और दोबारा से समझिए। मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको डीपली एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका रीजन भी लिखेंगे आप। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क बहुत जरूरी है। होमवर्क से क्या होता है, हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। चलिए, आशा करती हूँ आप सभी को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इससे अदर आपके और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर आईडी बनाइए और सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया। आपको चैनल मिलेगा जहां पर आप ऐड हो सकते हैं, जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक और टाइमिंग के साथ भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।